ऑलराइट गाइस। ये जो आज की हमारी क्लास है इसमें हम एमपी फॉलेट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज़ हैं उनके जो प्रशासनिक विचार हैं उसको हम आज की क्लास में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो एमपी फॉलेट के जो आइडियाज़ हैं एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज़ वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जो इनिशियल 3 चैप्टर्स हैं, जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, आप लक्ष्मीकांत की जो बुक देखें। आमतौर पे मैं जो है अपने स्टूडेंट्स को लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ने के लिए सजेस्ट करता हूँ। उसके अलावा जो है अवस्थी एंड महेश्वरी की बुक। तो शुरुआत के जो 3 चैप्टर्स हैं उस बुक में, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप, नेचर, और उसमें जो और भी कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि एनपीए का जो कॉन्सेप्ट है या फिर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है, और फिर थेरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जो चैप्टर है, और थेरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 चैप्टर जो हैं वो बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और ये इस कह सकते हैं कि इस यूनिट 9 की जो है बैकबोन है। बैकबोन इन द सेंस कि जो यूनिट 9 के जो क्वेश्चन है ना, इन्हीं के राउंड पूछे जाते हैं। अगर आपने जो है इन 3 चैप्टर्स को ठीक तरीके से पढ़ लिया तो एग्ज़ाम में जो है आप जो है 5 से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आसानी से आ जाएंगे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, और आप यहाँ पे इवन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जो रिसेंटली जो है पूछा गया है। मैंने आपको 3 चैप्टर्स ठीक से पढ़ने के लिए कहे हैं और आप देखें उन्हीं चैप्टर्स से जो है क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। हमारी जो पिछली क्लासेस हुई हैं जिसमें हमने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट को इन डिटेल डिस्कस किया था, और 2004 से 2023 के बीच में जो है जो क्वेश्चन आए हुए थे उसको हमने डिस्कस किया था। जैसे कि ये 4 पीस का जो कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा ये जो एमपी फॉलेट की जो व्यूज़ हैं पावर और अथॉरिटी को लेकर के। और फिर यहाँ देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्वेश्चन है। इस तरह से आप देखें कि शुरू के 3 चैप्टर्स जो हैं आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और यहाँ हम वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एमपी फॉलेट के आइडियाज़, मैरी कॉर्पोरेट फॉलेट जो हैं, इनके आइडियाज़ की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम में अगर हम बात करें कि एमपी फॉलेट से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपने अगर हमारी शुरुआत की जो क्लासेस हैं उनको उसको अटेंड की होगी तो आपने जो है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या फ़र्क है, आ, इससे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपी फॉलेट को, बेसिकली उनके कुछ आइडियाज़ हैं जैसे कि उनका लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, और उनका पावर और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है, उनका लीडरशिप को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो एमपी फॉलेट हैं ये एक तरह से ब्रिज है, ये क्लासिकल अप्रोच और बिहेवियरल ह्यूमन रिलेशन का जो अप्रोच है इसके बीच में जो है एक ब्रिज का काम करते हैं इनके आइडियाज़। और इनके आइडियाज़ की अगर हम बात करें, एमपी फॉलेट के आइडियाज़ की बात करें, तो एमपी फॉलेट के आइडियाज़ को अगर आप देखें, जो उनका कॉन्फ्लिक्ट और इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो 3 तरीके बताते हैं कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट को जो है रिजॉल्व करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ये वो सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है जो ऑर्डर को देने का, आदेश को देने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उन्होंने बताया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। उनका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डीपर्सनलाइजिंग डीपर्सनलाइजिंग द गिविंग ऑफ ऑर्डर्स, की मतलब जो आदेश को जो देने का तरीका है। किसी का माइक ऑन है, वो ऑफ कर लें प्लीज़। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू टर्न ऑफ योर माइक प्लीज़। तो जैसा कि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किया है आपके लिए, एक आज के सेशन के बाद में ये जो है मैं इस नोट्स को जो है ड्रॉप कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का या उनका जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सर्कुलर रिस्पॉन्स से कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। और वो जो 3 टाइप की लीडरशिप के बारे में बात करते हैं। किसी को कोई डाउट और क्वेरीज हो तो वो जो है क्लास के आखिर में पूछ सकता है। किसी ने कोई कुछ मैसेज किया, लेट मी चेक। किसी को कुछ कहना है क्या?
नितेश प्लीज अच्छा, नितेश को ही हम वो अपना माइक ऑफ करें भाई। क्लास को ज्वाइन करने का एक मेथड है, एक एटिकेट से, जब भी आप क्लास को ज्वाइन करें तो अपना अपने माइक को आप ऑफ रखें। नितेश अपना माइक ऑफ रखें आप, हैं। ऑलराइट गाइज, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम एमपी फॉलेट के बारे में यहाँ पे आज बात कर रहे हैं। तो जो लीडरशिप का जो इनका कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन है। लीडरशिप जो है एक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर रिस्पॉन्स का, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और प्लानिंग का जो उनका कॉन्सेप्ट है कि प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के को लेकर के उनका क्या सोचना है, वो कोऑर्डिनेशन को एज ए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे देखती हैं, इसके बारे में भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इन सारी चीज़ों को हम आज जो है कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस होंगे और साथ ही में जो है हम जो है जो कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस कर लेंगे एक साथ। और मैं ये भी चीज़ें आपको ऐड ऑन करूँगा यहाँ पे कि वो कौन से ऐसे मतलब पॉइंट्स हैं जहाँ जिसमें पोटेंशियल है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आई थिंक जो है बिना किसी डिले के, विदाउट एनी फर्दर डिले, वी नीड टू स्टार्ट द सेशन। ऑलराइट गाइस, आप जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, Who among the following argues that the public administration is different from private administration? यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या फ़र्क है। देखिए, कुछ चीज़ें ये होती है कि आप चीज़ों को रट के उसको मेमोराइज करते हैं, चाहे वो न्यूनिक्स के माध्यम से या और किसी तरीके से, लेकिन बेहतर ये है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। जैसे यहाँ पे ये जो हमारी क्लास है, बेसिकली ये जो क्लास है ये थियरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। और आप देखें जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं जो थियरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो इनके प्रिंसिपल हैं, जो थियरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं, ये क्या हैं, ये अपने आप में यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। मतलब इसको आप दुनिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, जैसे कि आप थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हमने अभी तक जो है हमने टेलर को डिस्कस किया है। टेलर मतलब कौन सा टेलर, जो है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, चार्ल्स टेलर आप मत समझ जाइएगा। टेलर को हमने डिस्कस कर लिया, हमने हेनरी फेयोल को डिस्कस किया है, इन डिटेल उनके क्वेश्चन को कवर किया है, जो है ये गुलिक जो है और उर्विक, और ये फिर यहाँ पे एमपी फॉलेट। तो ये जितने भी थिंकर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं, जो थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि हमारी ये जो जितने भी प्रिंसिपल हमने बताए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे कि हेनरी फेयोल ने 14 बताए हैं, गुलिक और उर्विक ने 7 प्रिंसिपल बताए, इसमें पोस्ट कोर का जो कॉन्सेप्ट है। तो ये कहते हैं कि हमारे जितने भी हमने प्रिंसिपल बताए हैं, ये अपने आप में क्या है कि सार्वभौमिक हैं। ये मतलब ये यूनिवर्सल जो है कॉन्सेप्ट है, इसको आप दुनिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चर्च में, हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं भी जो है उन इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं वो कहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सल हैं, और ये सभी तरह के पब्लिक, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों पे जो है बराबर इक्वली समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं, वो उनका ये मानना है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, इसलिए और इसीलिए इनके बीच में कॉमन फैक्टर है, कॉमन फिनोमेना है कि ये पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच फ़र्क नहीं करते। फ़र्क क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनका ये मानना है कि जो हमारी थियरीज़ है, जो हमारे आइडियाज़ हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ऑपरेट करना है उसको लेकर के जो उन्होंने तरीके बताए हैं। और पॉल एप्पल भी देखिए ऐसे एक थिंकर हैं। और यही चीज़ें देखिए बार बार ये क्वेश्चन अलग अलग, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कौन कौन से ऐसे थिंकर हैं जो डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, फ़र्क नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया। और एग्जाम में देखिए जब भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको टू द पॉइंट नहीं पूछेगा, जो शब्दावली, सब वो शब्दों का खेल खेलेगा,
जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसमें चेंज होगी, लेकिन अगर आप उसके रूट तक जाएँगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे किन चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। तो आप जैसे कि देखें, आप यहाँ जैसा कि देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग मेक ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन, इसके बीच में का जो फ़र्क है, तो इसमें आपको अभी मैंने बताया कि टेलर, एम पी फॉलेट, गुलिक एंड उर्विक और हेनरी फेयोल, ये इवन जो है आप देखें टेलर जो है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ये भी कोई फ़र्क नहीं करते हैं। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं, जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं करते हैं इन चीज़ों में। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करें यहाँ पे, अगर देखें यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हु रिगार्ड्स कोऑर्डिनेशन एज द सेंट्रल कोर ऑफ मैनेजमेंट एंड सेज इट इम्प्लाइज हारमोनियस ऑर्डरिंग ऑफ पार्ट। देखिए, जब भी हम देखते हैं, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, अपने आप में क्या होता है, एक सिस्टम होता है। क्या होता है? एक सिस्टम होता है। और सिस्टम, अगर आपने थ्योरी ने आपने पे पढ़ा होगा, तो आप देखें सिस्टम के कई पार्ट्स होते हैं। इवन फॉर एग्जांपल हम गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लें, तो गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव जो है, जो विधायिका है, एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, और न्यायपालिका। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आपस में क्या है कि एक सिस्टम को, ये जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है या पॉलिटिकल सिस्टम, इसको फॉर्मुलेट करती है, इन्हीं से मिलकर के बनता है। तो इसमें जो है एमपी फॉलेट जो हैं, वो कोऑर्डिनेशन को क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट, या कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर एलिमेंट मानती हैं। और ये कहती हैं, इसका मतलब ये कि हारमोनियस ऑर्डरिंग मतलब क्या है कि एक सौहार्दपूर्ण जो है व्यवस्था या अनुक्रम हम कह सकते हैं, किनके बीच में, बिटवीन और अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ देखिए आप, ये जो नोट्स में भी आप देखें, तो यहाँ पे और क्या कह सकते हैं कि जैसे कि ये क्वेश्चन बेसिकली किसके बारे में है, कोऑर्डिनेशन के बारे में है। और आप इस नोट्स में देखेंगे, इन्होंने कोऑर्डिनेशन को बहुत ही इस मतलब कह सकते हैं बहुत ही शॉर्ट में और टू द पॉइंट जो है डिफाइन किया है। और ये डिफिनेशन है, अगर एमपी फॉलेट के जो आइडियाज़ हैं कोऑर्डिनेशन के, उसके आप उसको उसकी डिफिनेशन को आप पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा कि हारमोनियस ऑर्डरिंग ऑफ पार्ट, ये उनकी डिफिनेशन है प्लानिंग की। और वो कहते हैं कि प्लानिंग में और कोऑर्डिनेशन में जो है एक बहुत गहरा ही, एक अपने आप में एक नेक्सस है, बहुत ही गहरा ताल्लुक है। और अगर प्लानिंग को सही तरीके से अगर आप को इम्प्लीमेंट करना है, उसको विद इन टाइम जो है, जो गोल्स हैं किसी प्लान के, किसी भी प्रोजेक्ट के विद इन टाइम अचीव करना है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या बात कही जा रही है, क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, और ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, तो इस क्वेश्चन को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में दिसंबर 2012 से, और जून 2012 में पेपर थर्ड में। आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि पहले जो है यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम था, वो रिटन एग्ज़ाम हुआ करता था। बाद में फिर जून 2012 से जो है एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ, और सारे पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन के फॉर्मेट में कह सकते हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट होना शुरू हुआ। तो अगर बात करें यहाँ पे पार्टनरशिप का जो कौन, देखिए यहाँ पे कुछ लिस्ट वन, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको करना क्या है, इसमें लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। लिस्ट वन को जो है लिस्ट टू से मैच करना है। और यहाँ पे आप देखिए कि 4 एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं, और उनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ आइडियाज़ है, उसमें आपको मैच करना है। और अगर आपने हमारी पिछली क्लास जो है ज्वाइन की होगी, तो उसमें आपको मैंने इन डिटेल पढ़ाया था कि अब्राहम मैस्लो का जो नीड हायरार्की है, जो आवश्यकता सोपान है, उसको हमने पढ़ाया था।
कि इसको इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आसान होते हैं, उसको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, इसको मैच करने में। लोग जो है सारे जो ऑप्शन है उसको ठीक से एनालाइज नहीं करते हैं, और कभी कभी जो है ऑप्शन इतना क्लोज होते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑप्शन कुछ ऐसे होगा 3, 4, 2 एंड 1, और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, और मतलब सॉरी हाँ, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 1 और 2। लोग जो है क्या करेंगे कि चीज़ों को ठीक से देखेंगे नहीं, और क्या करेंगे शुरू के 2 ऑप्शन चूज मिला करके जो है वो जो है ऑप्शन को चूज कर लेंगे, और लास्ट पे उन्होंने मतलब आपको लास्ट स्टेज तक जाना है, भले ही आपको जो है आता हो फिर भी इस क्वेश्चन के लास्ट स्टेज तक जाना है, क्योंकि अक्सर आप देखें कि लोग मिस्टेक कर जाते हैं और इस तरह। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में क्वेश्चन आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने बाई मिस्टेक जो है ह्यूमन ने आप इसको इस तरह के क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो उसी वक्त आप जो है एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है वो सबके लिए इजी हैं, जो टफ है और सबके लिए टफ है। और जिस वक्त आपने इजी क्वेश्चन को गलत किया, आप एग्जाम से बाहर, जो आपका जेआरएफ का सपना है, जो ड्रीम है जेआरएफ अचीव कर मतलब जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करने का, वो फिर तो उससे आप बाहर हो जाएंगे। तो आपको बहुत ही मतलब विथ पेशेंस आपको एक्यूरेसी आपको दिखानी है इस एग्जाम में। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं वो आपकी एक्यूरेसी को मेजर करना चाहते हैं कि आप कितने एक्यूरेट हैं, कितने आप कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है उस पे आप फोकस करना है आपको। कभी कभी जैसे कि कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें नॉट लिखा होता है, तो लोग नॉट को स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब्राहम मॉस्लो को जो है हम नीड ऑफ हायरार्की से मिलाएंगे, और फ्रेडरिक हर्जबर्ग की अगर हम बात करें तो उनका कॉन्सेप्ट एंड मोटिवेटर हाइजीन का जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपने हमारी पिछली क्लासेस अटेंड की होंगी, उसमें आपने देखा कि जो क्लेट्स का जो कॉन्सेप्ट है, FW रिक्स का, MP फॉलेट जो है जो कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप है उसको लेकर के मतलब उसके लिए जानी जाती हैं। तो आप जब थेरीज ऑफ जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का चैप्टर पढ़ेंगी, प्रशासनिक व्यवहार का, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं और इसमें क्या व्यूज़ उन्होंने दिए हैं। ऑलराइट गाइज, तो इस तरह से आपको देखना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ए को हमको थर्ड से मैच करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से MP फॉलेट से, देखिए MP फॉलेट से देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं UGC नेट एग्जामिनेशन में, जहाँ पे असर्शन और रीज़न होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना थोड़ा सा जो है कह सकते हैं कि आपको इसमें सब्जेक्ट मैटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आपका जो एनालिटिकल पावर है, किसी भी चीज़ों को एनालाइज करने का जो तरीका है वो बेहतर होना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकती है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है टॉकिंग अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उत्तरदायित्व की समय बात करते हुए MP फॉलेट मेंटेन्स, MP फॉलेट जो है वो कहती हैं या दावा करती हैं, क्या करती हैं, द डिस्टिंक्शन बिटवीन दोज हु मैनेज एंड हु आर मैनेज इज समवॉट फेडिंग। मतलब यहाँ पे देखिए इसको, ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, दर्शन है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जब MP फॉलेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो उनका कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जब वो बात करती हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है जो लोग मैनेज करते हैं और जिनका मैनेजमेंट किया जाता है, मतलब जिनके लिए प्रबंधन किया जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या कि मैनेज कौन करती है, मैनेजमेंट का काम कौन सी देखती है, जो गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो कार्यपालिका शाखा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम को देखती है। और मैनेजमेंट बेसिकली किन के लिए किया जाता है, जो आवाम है, जो पब्लिक है, उनके लिए किया जाता है, ठीक है। ऐसा ही तो होता है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन दोज हु मैनेज एंड हु आर मैनेज्ड इज समवॉट फेडिंग। क्यों? क्योंकि अब देखें आजकल के टाइम में जो है क्या है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन का जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया है, कि गवर्नमेंट जब पॉलिसीज़ को बनाएगी इनिशियल लेवल पे और उसको जब इम्प्लीमेंट करेगी, तो जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको उनको शामिल करेंगी। तो ये भी क्या है कि ये भी जो मेंबर्स हैं, ये जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या इस ग्रुप में जो इलीट क्लास है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में पार्टिसिपेट करता है।
ऑलराइट, तो ये तो स्टेटमेंट का बिल्कुल करेक्ट हो गया, सही। फिर क्या है, ईच इंडिविजुअल फंक्शन मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस विथ अदर फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ईच इंडिविजुअल फंक्शन मतलब जो भी कार्य है, प्रत्येक कार्य मतलब हर एक काम जो है मस्ट बी सीन इन टर्म्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस। आमतौर पे देखिए, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैंने बात की गवर्नमेंट के 3 ऑर्गेनाइजेशन की मैंने बात की। एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी करती है, उसमें जुडिशियरी का भी रोल होता है, जो एग्जीक्यूटिव का जो है। आप देखिए कभी कभी क्या कि कभी कभी क्या ऐसा होता है कि कुछ इमीडिएट सरकमस्टांसेस आ जाती हैं, कुछ आपातकाल वाली स्थिति आ जाती है, तो उसको गवर्नमेंट में उस कंडीशन में गवर्नमेंट अध्यादेश लेकर के आती है, ऑर्डिनेंस लेकर के आती है, और इंस्टेंटली जो है उस पर जो है एक्शन लिया जाता है गवर्नमेंट के ज़रिए से। तो और आप देखें कि जितने भी सरकार के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को, पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हर एक काम में क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिसी में इम्प्लीमेंट किसी एक पर्टिकुलर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो उसके कई स्टेज होंगे, और वहाँ पे हर एक स्टेज पे जो भी काम किया जा रहा है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल कि आप लिटरेसी रेट की बात करें या जेंडर इक्वालिटी की बात करें, अगर उसको जो है मेंटेन करना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना पड़ेगा कि हर एक स्टेज जितने भी जो काम हैं उनको जो है सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना होगा, उनको मार्क करना पड़ेगा, और उसको एक साथ जो है चैनलाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एजुकेशन का भी कहीं ना कहीं रोल है जेंडर इक्वालिटी को जो है कि जेंडर इक्वालिटी को जो है प्रमोट करने में। तो चीज़ें जो फंक्शन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो आपस इसमें क्या कि ये भी स्टेटमेंट जो रीज़न है ये भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या इसमें कोई इंटरकनेक्शन है कि नहीं कनेक्शन है। आप देखिए पहला जो स्टेटमेंट है उसमें किसकी बेसिकली किसके बारे में बात की जा रही है कि जो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, मतलब जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो मैनेज कर रहे हैं मैनेजमेंट को के काम को कर रहे हैं, और दूसरा वो जिनके लिए मैनेजमेंट किया जा रहा है। ठीक है, दो चीज़ें जिनके लिए प्रबंधन किया जा रहा है। यहाँ पे बेसिकली मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे क्या बात हो रही है, इसमें जो की टर्म है इंटरडिपेंडेंस। तो ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, लेकिन उनके बीच में कोई डायरेक्ट इंटरकनेक्शन नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन जो बी होगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन बी वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो इस क्वेश्चन में जो है, जो ऑप्शन बी है, ठीक, ऑप्शन बी वो जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एमपी फॉलेट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तो एमपी फॉलेट का क्वेश्चन नहीं है। सर्कुलर रिस्पॉन्स, ठीक है ना, ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एमपी फॉलेट के एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज़ में, जो सर्कुलर रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट जो है। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसको ये क्वेश्चन यूजीसी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि जो है लीडरशिप के बारे में जब एमपी फॉलेट अपने आइडियाज़ रखती हैं, तो उसमें सर्कुलर रिस्पॉन्स क्या चीज़ है। एक तो पहले क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि सर्कुलर रिस्पॉन्स का जो आइडिया है वो किसने दिया है, और ये भी चीज़ समझना ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर्कुलर रिस्पॉन्स कहते किसको हैं। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो है जून 2013 में पूछा गया था। जून 2013 में जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया था। और समझते हैं कि सर्कुलर रिस्पॉन्स कहते किसको है। आमतौर पे देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको रन करने के लिए, जैसे कि सब फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है, ठीक है। उस संगठन को जो है ठीक ठाक चलाने के लिए, ठीक तरीके से चलाने के लिए कुछ स्टाफ चाहिए। आमतौर पे दो तरीके की चीज़ें की ज़रूरत होती है। एक तो जो जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि स्टाफ जो हो गया, और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि जो इक्विपमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग, जो वहाँ का स्ट्रक्चर है वो। तो ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से चलाने के लिए जो है क्या किसकी ज़रूरत होती है, एक लीडर की ज़रूरत होती है। स्टाफ होते हैं, उसी स्टाफ में एक लीडर होता है, राइट। तो उनका एक नेता होता है।
तो आम तौर पे क्या होता है कि जो है एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन है और एक तरफ उसका जो है लीडर है। जो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है, उसको हेड कर रहा है, कह सकते हैं उसका, कह सकते हैं कि जो वहाँ का जो पूरा प्रबंधन है, वहाँ का पूरा मैनेजमेंट वो देख रहा है। तो जितने भी बड़ी पॉलिसीज़ हैं, डिसीजन हैं, वो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है, जो चेयरमैन है, वो लेता है आमतौर पे। तो इस तरह से जो उस लीडर की या उस नेता की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो उसका एटीट्यूड है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसका काम करने का तरीका है, वो क्या कर रहा है, इस नेता की जो एटीट्यूड है, जो एक्शन है, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं कि वो उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो है प्रभावित करती हैं। ठीक है ना, प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कांग्रेस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कांग्रेस का। तो कांग्रेस में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं। तो ये आमतौर पे क्या कि कांग्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको जो है ये लीड करते हैं, ये गवर्न करते हैं, ये इसके जो है सर्वमान्य नेता हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कि इनके जो व्यूज़ हैं, जो एटीट्यूड है, जो उनका एक्शन है, जो बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करता है। लेकिन कांग्रेस एज ए पार्टी काफ़ी बड़ी पार्टी है। इसमें और भी लीडर्स हैं, जैसे कि शशि थरूर का आप नाम ले लें, अभी देखिए खड़गे चेयरमैन हैं। तो काफ़ी जो है टाइम से जो है कांग्रेस के ऊपर में ये आरोप लग रहा था कि जो इसकी जो लीडरशिप है वो किसी ऐसे शख्स को नहीं दी जा रही है जो गांधी फैमिली का मेंबर ना हो। तो एक तरफ तो क्या है कि लोग ये मांग कर रहे हैं कि ये जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका डेमोक्रेटाइजेशन हो, इसका लोकतांत्रिकीकरण हो। मतलब ये कि एक इस परिवार से हट करके कोई अलग सदस्य जो है क्या करे, इसको लीड करे, इसको गवर्न करे, इसका जो अध्यक्ष हो वो गांधी परिवार से हट करके हो। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब चूंकि जो सरकमस्टांसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं वो बदल रही हैं, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो आवाम है और जो ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशली जो मेंबर हैं, जैसे कि शशि थरूर और खड़गे, देखो उन्होंने जो है उनके बीच में फाइट थी लीडरशिप के लिए कांग्रेस की। तो एक तरफ क्या कि ऑर्गेनाइजेशन भी जो है लीडरशिप को जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक तरफ लीडर ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो संगठन है, वो भी लीडर को प्रभावित कर रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन किसको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीडर को इन्फ्लुएंस कर रहा है और लीडर जो है ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। इसी को जो है एमपी फॉलेट क्या कहती हैं, सर्कुलर रिस्पांस। तो अब से आपसे कोई पूछेगा कि इन शॉर्ट सर्कुलर रिस्पांस क्या है, कि मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसा फिनोमेना जहाँ पे जो है लीडर ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है और ऑर्गेनाइजेशन लीडर को, इसी को जो है एमपी फॉलेट सर्कुलर रिस्पांस कहते हैं। ऑलराइट गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के। यहाँ पे आप देखें, ये क्वेश्चन नंबर 31, इसको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो है पूछा गया। और ऐसे तो हालांकि ये आप एक क्वेश्चन देखें तो ये क्वेश्चन को हम मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखें, अगर अभी इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे इन डिटेल, इसको सॉल्व करेंगे। जून 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें आप देखें एमपी फॉलेट हैं और उसके अलावा जो है साइमन है। एक मिनट, आप देखिए एमपी फॉरेट, इसमें 4 एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं और उनके उनके अप्रोच हैं, जो उनका दृष्टिकोण है, उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एमपी फॉलेट की बात हो रही है। तो एमपी फॉलेट, अगर आप उनके आइडियाज़ को ठीक से अगर आपने पढ़ा होगा तो आप उसमें आप देखेंगे, इवन जो नोट्स है उसमें भी मैंने चीज़ें इंक्लूड की हैं कि जो एमपी फॉलेट हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, जिस वक्त से, जिस दौर से वो बिलोंग करती हैं, उनके आइडियाज़ कहीं उससे आगे थे। मतलब अपने समय से
कहीं आगे की वो बात कर रही थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एमपी फॉलेट का जो टाइम है, उस टाइम में जो है क्लासिकल थेरिस्ट अपने थेरीज के बारे में बात कर रही थी, चाहे वो हेनरी फेयोल हों, टेलर हों, गुलिक हों, उरिक हों, और ये जितने भी थिंकर्स हैं ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से? टेलर हो गए, हेनरी फेयोल हो गए, लूथर गुलिक एंड उर्विक। तो ये जो थिंकर है, ये जो ह्यूमन एलिमेंट है, जो मानवीय तत्व है, उन चीज़ों पे जो है फोकस नहीं करते हैं। एक तरह से उनका जो अप्रोच है वो यांत्रिक है, मैकेनिस्टिक अप्रोच है इंसान को लेकर के। वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है इफ़िशियंसी को और इकोनॉमी को, मतलब दक्षता को और मितव्ययता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू जो अदर फैक्टर्स हैं, जो इनफॉर्मल एलिमेंट्स हैं, उनको जो है इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पे फोकस करते हैं, इफ़िशियंसी की बात करते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो है इफ़िशियंसी को लाया जा सके, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन और बेहतर तरीके से परफॉर्म करें। लेकिन हम देखते हैं कि जो है एमपी फॉलेट जो है वो ह्यूमन और साइकोलॉजिकल अप्रोच को इस्तेमाल करती हैं अपनी थेरीज को प्रपोज करने के दौरान। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी आपने देखा उनका सर्कुलर रिस्पॉन्स का जो कॉन्सेप्ट है या कोऑर्डिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर वो फोकस करती हैं। और इवन जो है वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में जो है, उसके प्रबंधन में जो है वो वर्कर्स को इंक्लूड करने की, शामिल करने की बात करती हैं। तो एमपी फॉलेट ने जो है साइकोलॉजिकल अप्रोच को इस्तेमाल किया, जैसा कि आप जानते हैं। और उसके बाद में देखिए, ये जो कुछ थिंकर्स हैं, आम तौर पे जनरली इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा। और इसके अलावा देखिए, ये जो अमिटाई टिजियानी, ये जो थिंकर हैं, ये एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं, ये ज्यूज है, ठीक है ना, यहूदी हैं। और इसके अलावा आप देखें, इसमें जो है माइकल डिको है। तो इस क्वेश्चन में मैंने दो इनके जो कॉन्सेप्ट है इनके इंक्लूड किया। जैसे कि आप देखें गार्बेज जो मॉडल है, गार्बेज कैन मॉडल, इसको माइकल डी कोहेन ने जो है इंक्लूड किया है। और अमिटाई जोनी की अगर आप बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मिक्स स्कैनिंग का जो कॉन्सेप्ट इसको दिया ही दिया है। इसके अलावा आप पॉलिटिकल थियोरी में अगर आप बात करेंगे, पॉलिटिकल थियोरी में जो मल्टीकल्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसांस्कृतिकवाद, वहाँ पे भी आपको जो है अमिटाई टिजियानी का जो कॉन्सेप्ट है मल्टीकल्चरलिज्म का, वो आपको देखने को मिलेगा। और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अगर अमिटाई टिजियानी की अगर बात करें, तो यहाँ से दो क्वेश्चन, इनके दो कॉन्सेप्ट की बात की गई है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो इनका ये जो गार्बेज कैन मॉडल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके अलावा जो उनका मल्टीकल्चरलिज्म को लेकर के जो कॉन्सेप्ट है उनका, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इन डिटेल इसमें इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको मेमोराइज कर लीजिए कि जो है मिटाइजोनी मिक्स्ड स्कैनिंग के बारे में बात करते हैं। और गार्बेज कैन मॉडल जो है, गार्बेज कैन मॉडल तो कई बार पूछा गया है, माइकल डी कोहेन ने जो है इस कॉन्सेप्ट को दिया है। तो इस तरह से अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो एमपी फॉलेट को एक और थर्ड से हम मैच करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर एलिमिनेशन मेथड हम इस्तेमाल करें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन थर्ड यहाँ भी है और ऑप्शन यहाँ थर्ड यहाँ भी है। और साइमन तो आप जानते हैं, जो है डिसीजन मेकिंग का जो उनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो बाउंडेड रैशनैलिटी का जो उनका कॉन्सेप्ट है, उसमें वो रैशनल अप्रोच के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। बाउंडेड रैशनैलिटी के बारे में बात करते हैं कि डिसीजन अपने आप में क्या है कि एक रैशनल एक्टिविटी है। जब भी हम किसी डिसीजन को लेते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी पहलू हैं, जो भी जितने भी डायमेंशन हैं, उस पर हम सोचते हैं, उसके बाद में जो है हम किसी निर्णय तक पहुंचते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ऑप्शन सेकंड की बात करें तो हम बी को फोर्थ से मैच, बी को जो है हम किससे मैच करेंगे, बी को मैच करेंगे फोर्थ से। तो देखिए यहाँ पे कितना, देखिए शुरू में देखिए यहाँ भी थर्ड दिख रहा है, यहाँ भी थर्ड दिख रहा है, यहाँ भी थर्ड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद आप देखें माइकल डी कोहेन, जैसा कि आप जानते हैं गार्बेज, अभी मैंने आपको बताया कि जो है माइकल डी कोहेन ने गार्बेज कैन मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया है। तो यहाँ पे सी का पहला हो जाएगा, तो यहाँ पे सी का पहला हो जाएगा। और फिर मिटाइजोनी का जो कॉन्सेप्ट है, मिक्स्ड स्कैनिंग का जो कॉन्सेप्ट है इनका, तो यहाँ पे फिर जो है ऑप्शन जो थर्ड है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे जो है
तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा-सा आप देखिए इस तरह के देखिए आमतौर पे हम जब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं या पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते हैं, उस वक़्त हम ज़्यादा ध्यान देते हैं कि किसी भी थिंकर का अप्रोच क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, अपने सब्जेक्ट को लेकर के, अपने सब्जेक्ट मैटर को लेकर के। लेकिन आपको साथ ही साथ में जो है, जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, तो आप इस तरह से मत पढ़िए, क्योंकि देखिए एग्ज़ामिनर जो है वो कॉन्सेप्ट की गहराई में जाके क्वेश्चन को सेट कर रहा है, और वो जो उसकी कॉन्सेप्ट के अलावा जो उसने कॉन्सेप्ट दिए हैं, वहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। इसके अलावा उसने किस अप्रोच को इस्तेमाल किया है, जैसे कि आप देखें यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो है फ्रेडरिक से जो क्वेश्चन था, तो वो देखिए उन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच जो है, इकोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है या स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को भी उन्होंने अपने थेरीज में इस्तेमाल किया है। तो इकोलॉजिकल अप्रोच और इकोलॉजिकल अप्रोच हो गया, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच हो गया। अब देखिए फॉर एग्जांपल जो चेस्टर बर्नार्ड है या हर्बर्ट साइमन है, वो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। मतलब ये एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण को, बिहेवियरल अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं पब्लिक एड को स्टडी करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सर्कुलर रिस्पांस का जो कॉन्सेप्ट है फिर से रिपीट हुआ है। तो मैंने कहा ना कि नेट के एग्जामिनेशन में चीज़ें रिपीट होती हैं, और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में जो है जून 2015 में पूछा गया था। देखिए आप खुद से देखें कि एग्ज़ाम में जो है, और अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी क्लासिकल थिंकर हैं, एम पी फॉलेट है, गुलिक है, उर्विक है, हेनरी फेयोल है, सारे थिंकर क्या है, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो है के बीच में कोई फ़र्क नहीं करते। तो आप देखिए कि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस जो इजी क्वेश्चन है, एटलीस्ट वो आपकी साइड से गलत नहीं होने चाहिए, कि फॉर एग्जांपल जैसे कि वो कौन से ऐसे थिंकर्स हैं जो पब्लिक और प्राइवेट के बीच में जो है फ़र्क नहीं करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और कभी-कभी क्या होता है कि इस क्वेश्चन के नेचर को जो है बिल्कुल चेंज कर देगा। अभी देखिए हो सकता हो कि क्वेश्चन यहाँ पे अगर आए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना क्वेश्चन को जो है मैनिपुलेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, ये जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, तो इस क्वेश्चन को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया गया है, उसकी में जो शब्दावली है उसको चेंज किया गया। जनवरी 2017 की अगर हम बात करें, तो जनवरी 2017 के पेपर सेकेंड में जो है आप देखें क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया गया है। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग आर ऑफ द, निम्नलिखित में से कौन से जो थिंकर्स हैं उनका जो विचार है कि जो मैनेजरियल टेक्निक्स हैं, स्किल्स ऑफ प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, बजटिंग है, आर सेम, मतलब दोनों समान है किसमें, इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनमें जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं प्लानिंग बनाने की, उस लोगों को संगठित करने की, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करने की, बजट बनाने की, ये दोनों चीज़ें ये सभी चीज़ें क्या है, कॉमन है पब्लिक और प्राइवेट में। तो इन शॉर्ट इसका कहने का मतलब तो यही है ना कि वो मतलब पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सेम ही होते हैं। तो सेम होते हैं तो यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन से ऐसे थिंकर हैं जो ये मानते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोई फर्क नहीं है। तो हेनरी फयोल, लूथर गुलिक, एम पी फॉलेट, ये सारे थिंकर्स जो हैं ये थियोरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, ये प्रशासन के सिद्धांत के विषय में बात करते हैं, और ये पब्लिक और प्राइवेट के बीच में जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बीच में फ़र्क नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि जो हमारे सिद्धांत हैं वो अपने आप में यूनिवर्सल हैं, उसको आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें जो है जिसे पूछा गया है, अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। मतलब क्या है कि ये जो जो प्रशासनिक विचारक हैं, इन्होंने जो अपने आइडियाज़ दिए हैं उनको आपको कालक्रम के अनुसार रखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। तो यहाँ पे फिर आपको क्या है कि उस थिंकर की डेट ऑफ बर्थ भी मालूम होनी चाहिए, और उसने किस ईयर में जो है अपने आइडियाज़ को प्रपोज किया है। कि फॉर एग्जांपल देखिए, इसीलिए मैंने क्या किया है कि आप देखें जो नोट्स हमने आपके लिए बनाए हैं, उसमें क्या है कि बुक्स को जो है उस, और जैसे कि किसी भी थिंकर को आप कैसे जानते हैं, उसके आइडियाज़ को कैसे जानते हैं, जो उसने किताबें लिखी हैं
उसी के ज़रिए से। जैसे आप देखें द न्यू स्टेट जो बुक है, या क्रिएटिव एक्सपीरियंस जो बुक है, ये एमपी फॉलेट की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और यहाँ से ऑलरेडी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि 1896 से लेकर के 1941 के अराउंड, इसके बीच में जो है एमपी फॉलेट ने अपने आइडियाज़ जो है दिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और उनका लाइफ स्पैन जो है वो 1968 से 1968 से लेकर के 1933 के बीच में है। ठीक है, तो इस तरह के आइडिया, ये जो क्वेश्चन है इसको तो मैं टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और इसके लिए आपको जो है कि प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जैसा कि भैया मैंने आपको बताया कि जो एमपी फॉलेट के जो आइडियाज़ हैं, अपने वक्त के जो थिंकर्स हैं उनके टाइम के, उनसे कहीं आगे जाते हैं। जैसे कि जहाँ पे हेनरी फेयोल हो गए, हेनरी फेयोल की अगर हम बात करें, या टेलर की बात करें, वो डिवीज़न ऑफ वर्क के बारे में बात करते हैं, कार्य के विभाजन के बारे में बात करते हैं, विशेषीकरण यानी स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो है एमपी फॉलेट जो है अपने जो उस वक्त का जो ट्रेंड था उससे आगे जा कर के वो बात करती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, जो है हमें संगठन में जो ह्यूमन और बिहेवियरल जो एलिमेंट हैं, जो अनौपचारिक तत्व हैं, उनको भी हमें जो है उसको शामिल करने की ज़रूरत है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो वर्कर्स को जो है, जो जो कर्मचारी हैं, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पॉलिसी और प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको वो मैनेजमेंट में इंक्लूड करने की बात करते हैं। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो है पूछा गया है, उसका ईयर, ये सब रिसेंट क्वेश्चन है एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं। जुलाई 2018 में पेपर 2 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनकी आप प्रैक्टिस करें, और सिर्फ कॉन्सेप्ट को ऊपर से नहीं पढ़े, बल्कि सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी गहराई में जाकर के आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड, निम्नलिखित में से किसने माना, ये जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, डेलीगेशन का। आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है ये डेलीगेशन। डेलीगेशन को हिंदी में जो है प्रदत्त विधायन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदत्त विधायन, मतलब डेलीगेट करना, पावर या अथॉरिटी को जो, मतलब अथॉरिटी को जो है, सत्ता को जो है किसी को ट्रांसफर करना, हस्तांतरित करना। अच्छा, वो तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, मतलब प्रदान करना, ठीक है ना, प्रदत्त कह सकते हैं, डेलीगेट करना या सौंपना जिसको कह सकते हैं। तो एमपी फॉलेट कहती हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डेलीगेशन है, किसका डेलीगेशन, किसका, अथॉरिटी का, इसका अथॉरिटी का, जो सत्ता का जो डेलीगेशन है वो क्या है, अपने आप में एक मिथ है, मतलब काल्पनिक बात है। मतलब क्या क्या वो कहना ये चाहती है कि अथॉरिटी का ट्रांसफ़र नहीं होता है। वो ये कहना चाहती है कि अथॉरिटी का ट्रांसफ़र नहीं होता है। अथॉरिटी किससे कनेक्टेड होती है? फंक्शन से। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो फंक्शनल अथॉरिटी की बात करती हैं, कि अथॉरिटी जो है फंक्शन से रिलेटेड होती है, जो उस फंक्शन को जो है फुलफिल करता है, उसको एक्सरसाइज करता है। सही मायने में वही इंसान जो है अथॉरिटी का प्रयोग करता है, उसको एक्सरसाइज करता है। तो एमपी फॉलेट इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, उनका ये मानना है कि जो ये डेलीगेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सत्ता या अथॉरिटी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, ये पूरी तरह से इसको जो है इसको रिजेक्ट कर देती हैं, कहती है कि अपने आप में मिथ है, अपने आप एक कल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एमपी फॉलेट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि एमपी फॉलेट जो है किसकी बात करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट की बात करती हैं और कोऑर्डिनेशन की बात करती हैं। इसके बारे में बात करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करती हैं। उनका एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है, क्या नाम है उस कॉन्सेप्ट का? नाम है कॉन्फ्लिक्ट, एक मिनट, उसका नाम है कॉन्फ्लिक्ट, मतलब संघर्ष, एंड इंटीग्रेशन, मतलब जिसको हिंदी में हम एकीकरण कह सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट है। तो कहते हैं कि ये जो
कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं। और आप देखें पॉलिसी चाहे मेकिंग का काम हो या उसके इम्प्लीमेंटेशन का, मतलब किसी भी योजना को बनाने की बात हो या उसको लागू करने की बात हो, तो उसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। अब उनका जो पर्सपेक्टिव है, जो उनका नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, वो अलग-अलग हो सकता है, और इस वजह से जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट इनका मतलब क्या कि सदस्यों के बीच में उनके काम करने के तरीके को लेकर के, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट होना चाहिए, कैसे काम, किसी पॉलिसी को, किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करना है, इसके बारे में लेकर के लोगों के नज़रिए, उनके व्यूज़ अलग-अलग हो सकते हैं। और वो कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है, संघर्ष को सॉल्व करना है, तो उसके लिए 3 तरीके हैं। मतलब जैसे कि मान लो कि कॉन्फ्लिक्ट है, आमतौर पे सपोज़ कि 2 पार्टी हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका वो बताती हैं कि डोमिनेशन, मतलब जो है ए या बी, मतलब सपोज कि ए जो है बी को हरा दे। दूसरा ये कि कंप्रोमाइज़, मतलब दोनों के बीच में जो है कंप्रोमाइज़ हो जाए, समझौता हो जाए। और तीसरा क्या कि इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन और तीसरा तरीका बताती हैं। नोट्स में भी आप देख सकते हैं, एमपी फॉलेट जो है उनका जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन का, उसमें वो 3 तरीकों की बात करती हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप 3 तरीके से जो है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? डोमिनेशन है, कंप्रोमाइज़ है और इंटीग्रेशन। इसमें क्या कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को हरा दे रही है, ए जो है सपोज कि ए और बी हैं, तो ए जो है उसको डिफीट कर दे रहा है। दूसरा ये कि दोनों के बीच में कोई समझौता हो जाता, कोई कंप्रोमाइज़ हो जाता। तीसरा ये कि एक ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है कि मतलब जिसमें क्या है कि दोनों जो पार्टीज़ हैं, उनके जो बीच उनकी जो रियल नीड्स है, जो डिमांड्स है, वो पूरी हो जाए। एक ऐसे तरीके को निकालने की ज़रूरत है कि जहाँ पे दोनों की जो डिमांड्स है वो पूरी भी हो जाएँ, और साथ ही साथ में क्या है कि किसी भी पार्टी को अपनी किसी भी डिमांड को जो है सैक्रिफाइस ना करना पड़े। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है एमपी फॉलेट जो है बात करती हैं कि सपोज़ कि वो कहती है कि मैं लाइब्रेरी में थी, एमपी फॉलेट कहती हैं, तो लाइब्रेरी एक थी, सपोज़ कि एक लाइब्रेरी थी, यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ एक विंडो लगी हुई थी बड़ी-सी, जिसमें 2 दरवाजे थे। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी। ए चाहता ए चाहता है कि ये जो विंडो है उसको ओपन कर दिया जाए। ए चाहता है कि विंडो को ओपन कर दिया जाए, बी चाहता है कि विंडो को बंद कर दिया जाए, बंद ही रहने दिया जाए। तो इसमें क्या है कि एक बीच का रास्ता ये हो सकता है कि ये जो विंडो का, चूँकि 2 पार्ट में है, तो इसके अपर हिस्से को जो है खोल दिया जाए यहाँ से, जिससे कि जो सनलाइट आ सके। तो ये इसमें क्या है कि एक तीसरे रास्ते की एक तीसरा रास्ता निकाला गया कि जो नीचे का देखिए जो विंडो सेक्शन है वो क्लोज ही रह गया, ठीक है ना। तो इससे कि बी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और ये चूंकि ये चाहता कि इस रूम में जो है सनलाइट यहाँ से आए, तो इसकी भी डिमांड पूरी हो गई कि इसमें अब ये वेंटिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, एयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनकी भी डिमांड पूरी हो गई और इनकी भी डिमांड ये कि ये जो विंडो थी इसको खोला नहीं गया, और साथ ही में कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दिया गया अपर हिस्से में कि जो है सनलाइट वहाँ से आ सके। तो इंटीग्रेशन में यही होता है कि आप समस्या जो है, जो प्रॉब्लम है, उसकी रूट में जाते हैं कि दोनों पार्टीज़ चाहती क्या हैं, और अल्टीमेटली एक ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जिसमें जो है किसी भी पार्टी की कोई भी जो डिमांड है वो सेक्रीफाइस ना हो, और एक ऐसा सॉल्यूशन निकल करके आए जिससे दोनों पार्टी सेटिस्फाइड हो जाए। इसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। और एमपी फॉलेट कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑफ रिजॉल्विंग एनी कॉन्फ्लिक्ट इज इंटीग्रेशन, मतलब एकीकरण के माध्यम से ही आप किसी भी संघर्ष को पूरी तरीके से जो है समाप्त कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं, कौन कौन से हैं? डोमिनेशन, कंप्रोमाइज एंड इंटीग्रेशन। और यहाँ पे आप देखें, इसमें क्वेश्चन में देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डोमिनेशन, कंप्रोमाइज और इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ए बी और डी सही हो जाएगा। ए बी डी कहाँ पे है? ए बी एंड डी, यानी ऑप्शन जो बी है, यहाँ पे ऑप्शन जो बी है इस क्वेश्चन में वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन के को पहले आप देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको ये बता दूं कि इसको किस साल पूछा गया है। ये क्वेश्चन इजी, मतलब कह सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है इन द ईयर 2019, 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें एमपी फॉलेट की, अगर बात करें एमपी फॉलेट, यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो 4 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है एमपी फॉलेट ने दिए हैं। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांस्ड आइडियाज, आर द एडवांस्ड आइडियाज ऑफ एमपी फॉलेट। मतलब निम्नलिखित में से कौन से ऐसे विचार हैं इसको एमपी फॉलेट ने दिए हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है। फंक्शनल फोरमैन का कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं कि फंक्शनल फोरमैन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, उसको दिया था किसने, उसको दिया था टेलर ने, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने दिया था। आप जानते हैं जोन ऑफ एक्सेप्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने दिया था, उसको दिया था चेस्टर्ड बर्नार्ड ने दिया था। चेस्टर्ड बर्नार्ड, ठीक है ना, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, चेस्टर्ड बर्नार्ड उसने दिया था। और अभी मैंने आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताया और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कहती हैं एमपी फॉलेट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आज जब उनके कॉन्फ्लिक्ट के आइडियाज़ को पढ़ेंगे तो वो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करती हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर दिया है और यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का जो आइडिया है उसको किसने दिया है, एमपी फॉलेट ने दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन इसमें जो है बी, आप देखें यहाँ पे बी एंड डी जो है, जो कॉन्सेप्ट है बी एंड डी, मतलब ऑप्शन 4 जो होगा यहाँ पे, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। चेस्टर बर्नार्ड का आइडिया होगा जोन ऑफ एक्सेप्टेंस का, और फंक्शनल फोरमैनशिप का जो कॉन्सेप्ट हो गया वो टेलर का हो गया। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो बी, जो आप देखें यहाँ पे बी एंड डी यानी ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। बी एंड डी यहाँ पे देखिए ना, ये जो दो आइडियाज़ हैं, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का जो आइडिया है और इंटीग्रेशन, ये किसके आइडियाज़ हैं, ये एमपी फॉलेट के आइडियाज़ हैं। बाकी जो आइडियाज़ हैं एक टेलर का है और एक चेस्टर बर्नार्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट टाइप का है। इसमें कुछ बातें कही जा रही हैं, मतलब ये पूरा कह सकते हैं अपने आप में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया बल्कि एक कोट कह सकते हैं दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि इस स्टेटमेंट को किसने दिया है, मतलब ये जो बातें लिखी गई हैं या कही जा रही हैं वो किसके ज़रिए से कही गई हैं। देखिए यहाँ पे अभी हमने आपको, आप देखें क्या है, अभी अभी जस्ट आपने जो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो रचनात्मक संघर्ष का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बात की हमने अभी। और ये किसका आइडिया है, एमपी फॉलेट का। थोड़ा सा ये समझिए, देखिए वो क्या कहना चाहती हैं, कहती है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है जो है इज नॉट वारफेयर है। ये क्या है, वारफेयर नहीं, कोई युद्ध या लड़ाई नहीं है, बट इज ओनली अपीयरेंस ऑफ डिफरेंसेस। मतलब ये क्या है, अपीयरेंस है, मतलब सामने आना किसका, डिफरेंसेस का। किसके डिफरेंस, मतलब कैसे डिफरेंस, जो लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो उनके ओपिनियन है, जो उनकी जो राय हैं, ऑफ इंटरेस्ट जो उनके हित हैं, जैसे वर्कर्स के जो हित हैं, जो इसकी फॉर एग्जांपल, एक तो आप इसे कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से देखें अगर, जो तो एक तरफ मैनेजमेंट है और एक तरफ वर्कर है, इन्हीं से मिलकर के तो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया, अगर अगर मैनेजमेंट के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन वर्कर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो क्या है, ये कोई वैसी बात नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि क्या है कि ये क्या है कि सामने आना है किनका, डिफरेंसेस का, कि जो मैनेजमेंट के जो जो इंटरेस्ट हैं, जो उनकी राय है वो अलग होती है, वर्कर्स की राय अलग होती है, दोनों अपना अपना अपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं।
देखिए नॉट ओनली बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, जो मालिक है, जो कर्मचारी उनके बीच में नहीं, बट ऑल्सो बिटवीन मैनेजर, बिटवीन डायरेक्टर और वेयर एवर डिफरेंसेस अपीयर। तो ये किसका कोट है? ये एमपी फॉलेट का है, और ये इस स्टेटमेंट को हमने अपने नोट्स में जो है इंक्लूड किया है। आप जब ये पढ़ेंगे एमपी फॉलेट का जो कॉन्सेप्ट है, तो देखिए वो साफ साफ कहती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ए वारफेयर। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? वो अपने आप में क्या है कि कोई वॉरफेयर नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, बल्कि क्या है कि ओनली अपीयरेंस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट अमंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में चूंकि अलग अलग लोग होते हैं ना, मैनेजर होते हैं, वर्कर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, तो इन सबसे मिलकर के ऑर्गेनाइजेशन बनता है, और संघर्ष कोई बुरी चीज़ नहीं है। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उससे क्या है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, जो उनके व्यूज़ हैं, वो सामने आते हैं, और अल्टीमेटली मैनेजमेंट क्या करता है कि किसी एक तरीके से, चाहे वो डोमिनियन हो, चाहे वो कंप्रोमाइज़ हो या इंटीग्रेशन हो, इन तीनों तरीकों में से किसी एक तरीके का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व करने की, उसको समाप्त करने की जो है वो कोशिश करता है। और लास्ट क्वेश्चन जो है 2023 में जो एग्ज़ाम में भी हुआ है, वहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि एमपी फॉलेट ने जो है अकॉर्डिंग, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है 2023 में जो परीक्षा आयोजित की गई थी 6 मार्च को 2023 में। वैसे तो ये पेपर दिसंबर 2022 का, लेकिन ये परीक्षा कब हुई थी? 6 मार्च 2023 को। और यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 22 में, अगर आप देखें यहाँ से एमपी फॉलेट से क्वेश्चन पूछा गया है, और यहाँ पे जो है एमपी फॉलेट के जो व्यूज़ हैं किसको लेकर के? पावर और अथॉरिटी को लेकर के। पावर और अथॉरिटी को लेकर के हमारी ये क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, और आपने अगर हमारी क्लास अटेंड की होगी मैक्स वेबर की, तो उसमें हमने इन डिटेल डिस्कस किया था अथॉरिटी और उसके बीच में, अथॉरिटी और पावर के बीच में क्या क्या फ़र्क होता है। पावर जो है वो आमतौर पे इसमें कोअर्जन होता है, उसमें दबाव होता है, और अथॉरिटी मतलब पावर जो है ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद लोग उसको मानते हैं। और जहाँ अथॉरिटी में क्या होता है कि वहाँ भी पावर का एक्सरसाइज करता है, लेकिन क्या है कि वो लेजिटिमेट पावर होता है, लोग स्वेच्छा से जो है आदेश को मानते हैं। तो पावर क्या है कि पावर एग्जिस्ट, कि पावर पावर का मतलब क्या है कि मतलब एक ऐसी संभावना कि जहाँ पर कोई व्यक्ति जो है किसी आदेश को दे, कोई कमांड दे, लोगों को कुछ ओबे करने के लिए कहे, हालांकि उसके का जो आदेश है उसका विरोध भी हो, रेजिस्टेंस भी हो, लेकिन उसके बाद भी उसके आदेश को माना जाए। इसकी फॉर एग्जाम्पल जो जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो तानाशाही सरकारें होती हैं, वहाँ विरोध होता है, लेकिन फिर भी क्या है कि वहाँ पे पावर का इतना ब्रूटल यूज़ किया जाता है कि लोगों से मनवाया जाता है चीज़ों को। और अथॉरिटी में क्या होता है कि लोग खुद से स्वेच्छा से जो है आदेश को मानते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है 2022 में जो है पूछा गया था। ये फंडामेंटल डिफरेंस है अथॉरिटी और इसके बीच में, पावर के बीच में, और यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ऑलमोस्ट हमने जो है एमपी फॉलेट के सारे क्वेश्चन को जो है इंक्लूड कर लिया है, कवर कर लिया है। और किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, तो वो हमसे पूछ सकते हैं। नितेश तिवारी, एनी क्वेश्चन?